खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। क्या हाल अंशुमान जी? धन्यवाद सिद्धांत। खर्चा पानी में आपका भी स्वागत है और सारे लोगों का स्वागत है। अब तो खबरों की प्रक्रिया जो है वो इतनी तेजी से दौड़ती है सुबह से कि हाँ, अब तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट की खबरें आमतौर पर सामान्य दिनों में पार्लियामेंट में सरकार जो कहती थी या बताती थी वो चर्चा में आता था, लेकिन आजकल खबरों का डायरेक्शन जो है वो इतना चुनावी हो चुका है कि संसद में कुछ सरकार ऐसी जानकारियां दे रही है और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही है जो कई मायनों में पिछले एक साल के अंदर सरकार के कामकाज और हमारे जीवन के खर्चा पानी से जुड़ी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। और जब हम उनको देखते हैं, पार्लियामेंट के क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, पार्लियामेंट में सरकार के जवाब देखने की कोशिश करते हैं, तो उनमें ऐसी जानकारियां जो सामान्य रूप से सामान्य दिनों में अखबारों की सुर्खियों में शीर्ष पर होनी चाहिए एकदम। और ऐसी जानकारियां जिनको आप रोजाना जब आप डिस्कशन करते हैं इन चीज़ों पर, रोजाना जब आप बातचीत करते हैं, एक इकोनॉमिक बुलेटिन आपके सामने होता है, जैसे खर्चा पानी या किसी भी चैनल का कोई भी बुलेटिन आप अगर समझ लें, तो आप फिल्टर करते हैं चीज़ों को। और सरकार इसमें बहुत सारे ब्रेड क्रम्स गिरा रही है, खुद की स्थिति और खुद के किए कामों का आकलन खुद ही पेश कर रही है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े सरकार के भीतर से ही लोग, सरकार के सांसद सवाल पूछ रहे हैं और उसके जवाब के तौर पर छनकर अंदर आ रहे हैं। जैसे कि हमने भी पिछले दिनों सरकार ने खुद बताया कि उसने कितना टैक्स लगाया, पेट्रोल डीजल के ऊपर 400-450% का टैक्स लगाया। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जो लगातार हम पिछले साल एक साल में अर्थव्यवस्था के कामकाज के बारे में ललन टॉप के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा करते रहे कि ये वास्तविकता है और वो वास्तविकता अब सरकार के आंकड़ों में निकलकर सामने आ रही है। एकदम। हमारे सामने दो बयान हैं, दो बयानों की दो जवाब हैं, बयान तो नहीं, दो जवाब हैं पार्लियामेंट में दिए हुए। उन जवाबों के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सुशील मोदी, नाम जानते होंगे आप सभी, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पॉलिटिकल शिफ्ट आया बिहार के पूरे इक्वेशन में, अब वो राज्यसभा में हैं। उतना पॉलिटिकली एक्टिव तो नहीं दिखे एक लंबे समय तक, लेकिन अब राज्यसभा में सवाल पूछते हैं। सवाल पूछा उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, पूछा कि जो सेस बटोरते हैं सरकार, आप कितने सेस वसूलते हैं जो जनता से, उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास की जो राशि है वो बची रह गई, क्या हुआ उसका, उन्होंने सवाल किया। अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि साहब 2018 से 19 के दौरान हमने 2,74,000 करोड़ के आसपास सेस वसूले थे, 35 सेस के माध्यम से, और 1,10,000 करोड़ हम बच गया। और जो खर्च हुआ वो बड़ा एक फिगर है अंशुमान जी, जो बच गया वो रिजर्व फंड्स और बोर्ड्स के पास चला गया। तो यहां पर तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। सरकार सेस वसूलती है, हमने एक बार अर्थात में भी चर्चा की थी इस पे, सेस जो हम देते हैं, टैक्स के ऊपर सेस देते हैं, फिर हम अलग से भी सुविधाओं के लिए अपनी सैलरी से खर्च करते हैं, अपने बचत से खर्च करते हैं। तो सरकार तो एक तो सेस से बटोरा पैसा, क्या सेस जिस मद में ले रही है उस मद में नहीं दे रही है, या कहाँ जा रहा है, इन रिजर्व फंड्स और बोर्ड्स का क्या मतलब है? और सरकार क्या 35 सेस लगा रही है हमारे ऊपर? इतने ज्यादा सेस की संख्या है जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये सवाल क्यों हमने लिया, क्योंकि पिछले 2 साल से जब से जीएसटी आया है, देश में 2 तरीके की बहसें चल रही हैं। एक बहस और एक चर्चा ये कि नहीं साहब, देश का पूरा कर ढांचा ट्रांसपेरेंट हो गया है और वन नेशन वन टैक्स हो गया है, अब तो देश में केवल एक ही टैक्स बचा हुआ है। और इस तरीके की चीज़ें लगातार लोग कहते हैं, या तथ्यगत रूप से वो वास्तविक नहीं है कि वन नेशन वन टैक्स हो गया है। पहला महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा इसके इस्तेमाल की बात है। आप सोचिए, जिस देश में यह कहा गया है कि वो वन नेशन वन टैक्स की तरफ जा रहा है, वहाँ 35 सेस लगाए जा रहे हैं। एक दो नहीं, 35 डिफरेंट सेस लग रहे हैं। और जब हमने पिछले साल अर्थात में इस पर चर्चा की थी कि सेस इस सरकार का तरीका बन चुका है, और जो एक गलत और नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है टैक्स लगाने का, सरकार इतने सेस क्यों लगा रही है? 2,74,000 करोड़ रुपए का, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को कोट किया अनुराग ठाकुर ने अपनी पार्लियामेंट के रिप्लाई में। जो सीएजी की रिपोर्ट है 2020 की रिपोर्ट नंबर 4, उस 4 से इन्होंने वो आंकड़ा सुशील मोदी के सवाल के जवाब में कोट किया है।
पूरा जीएसटी का ढांचा है, टैक्सेस हैं, उसके अलावा जीएसटी के बाहर लगने वाले टैक्सेस हैं, जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ता है, आपको लैंड रजिस्ट्रेशन पे टैक्स देना पड़ता है, आपको व्हीकल पे टैक्स देना पड़ता है, वो सब बाहर हैं उससे इसके बाद 35 सेस अकेले केंद्र सरकार ने लगा रखे हैं। और अंशुमान जी दिखता नहीं है, मतलब और हमें दिखता तो है, हमें महसूस होता है, हम जानते नहीं है उसके बारे में कि हमसे कितना परोक्ष रूप से कितना इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है। मतलब एक ही चीज के इंपोर्ट पर भी हम टैक्स देते हैं, फिर उसके खपत पर भी टैक्स देते हैं, उसके बाद उस पर सरकार सेस लगाती है। अब सेस का खेल क्या है, सेस क्यों लगा रही है सरकार, और क्यों राज्य सरकारें इस पर सवाल उठाती हैं और वो चर्चा संसद तक नहीं पहुंचती है? क्योंकि सेस का हिस्सा सरकारों से नहीं बांटा जाता है, राज्य सरकारों से नहीं बांटा जाता है। और इसलिए अजीब तरीके की परिस्थिति है कि एक तरफ आप टैक्स लगाइए और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खजाने में जो नुकसान हो रहा है, जो फालतू के खर्चे हैं, उनको रोकने के लिए आप टैक्स लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए सेस हो गया, हम एजुकेशन सेस पर अलग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल वो महत्वपूर्ण है कि सेस हमेशा इस नाम से लगाया जाता है कि उसका ये खास पर्पस होगा। एजुकेशन के लिए एजुकेशन का सेस है, हेल्थ के लिए हेल्थ का सेस है, एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट का सेस है, खेती के लिए खेती का सेस है, स्वच्छता के लिए स्वच्छता का सेस था। अब ये सारे सेस सरकार अपने ही सांसद के प्रश्न के जवाब में नहीं बता पाई कि इनका इस्तेमाल कहां हो रहा है। अगर ये उस पर्पस के लिए गए हैं तो वो बजट के आवंटन में। अंशुमान जी सॉरी मैं टोक रहा हूं, इनकम टैक्स में भी सेस लगाया जाता है, 6 सेस हैं शायद इनकम टैक्स के अंदर। मतलब टोटल 35 सेस हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आप मिला लीजिए। बहुत सारे ऐसे सेस हैं जो इनकम टैक्स पे भी लगते हैं, बहुत सारे सेस हैं जो जीएसटी पे लगते हैं, और बहुत सारे सेस हैं जो कस्टम ड्यूटीज पे भी लगते हैं। 35 सेस है, मतलब आप सोचिए जितने टैक्स हैं उससे कहीं ज्यादा सेस भारत में लग रहे हैं। और सीएजी बार बार ये बात, जब हमने अपने अर्थात में चर्चा की थी तब भी हमने सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया था, जो 18-19 की रिपोर्ट थी, उसमें भी सीएजी ने ये बात कही थी कि सेस जो है वो ओपेक हैं, अपारदर्शी हैं और केंद्र सरकार और ये वित्तीय अनुशासन के खिलाफ हैं। अगर सरकार कोई टैक्स लगा रही तो राज्यों को उसमें हिस्सेदारी देना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल अगर आप खर्च देखें सरकार की बजट से जिन क्षेत्रों के लिए ये लगाया गया, तो उसमें तो खर्च में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती जितनी सेस में बढ़ोतरी होती। और इस सवाल के जवाब में पहली बार सरकार ने, हालांकि सीएजी की रिपोर्ट आती है, यह माना है कि 1,64,000 करोड़ रुपए के सेस जो हैं वो रिजर्व फंड और बोर्ड्स को दिए गए। वो कौन से रिजर्व फंड्स हैं, कौन से बोर्ड्स हैं, ये सरकार ने नहीं बताया। वो डिफरेंट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब लेट्स स्पेकुलेट। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई रिजर्व फंड होगा, उसको दे दिया गया होगा। इन्वायरमेंट में कोई जुड़ा हुआ बोर्ड होगा, उसको दे दिया गया होगा। लेकिन हमारे पास कोई भी सीएजी भी नहीं जान पाया। देखिए सीएजी को जो सरकार हिसाब देती है, सीएजी तो हर चीज का हिसाब सरकार से लेता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है। सीएजी भी हमें नहीं बता पाया कि अगर एजुकेशन सेस था, एक रिपोर्ट सीएजी की आई थी, इस पर हमने चर्चा की थी कि एजुकेशन सेस था, तो उसके बनिस्बत जितना एजुकेशन सेस वसूला गया उसके बदले शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, स्वच्छता के नाम पर जितना सेस वसूला गया उसका पैसा कहां खर्च हुआ, ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट हिसाब सरकार नहीं देती हमको। और यह वित्तीय शासन और वित्तीय पारदर्शिता के लिहाज से संवैधानिक नियमों के हिसाब से जायज नहीं है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उसका हमको हिसाब ना दिया जाए। और फिर भी उसके बाद भी इस सवाल में सांसद ने यह पूछा कि क्या सारा पैसा खर्च हुआ सेस का, कि उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सरकार ने रख लिया। और तो ये अभी की बात नहीं, ये 2018-19 की बात हो रही है। और उसमें सरकार ने यह माना कि हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रख लिया, क्योंकि उसकी वजह देखिए, सेस चलते हुए इतने साल हो गए हैं क्योंकि उनके लिए कोई डेडिकेटेड फंड ही क्रिएट नहीं किया गया। यानी आप सोचिए सरकार कैसे काम करती। सरकार आपके और पहले सेस लगा देती है, सेस वसूलना शुरू कर देती है, और उसका इस्तेमाल कहां होगा इसके लिए कोई डेडिकेटेड फंड भी क्रिएट नहीं किया गया। तो उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रख दिया गया। तो रख क्या दिया गया, वो बाकी खर्चों में बांट दिया गया। कहीं उससे मंत्रालयों के खर्च निकाल लिए गए, कहीं सरकार ने अपने बाकी खर्च पूरे कर लिए। ये वैसी स्थिति हो गई कि आपका कोई बड़ा सा वेंचर है, आप उस वेंचर से आइसक्रीम भी बेचते हैं, आप उस वेंचर से दूध भी बेचते हैं, उस वेंचर से आप अस्पताल भी चलाते हैं, लेकिन आपने सबके लिए अलग अलग फंड नहीं क्रिएट किया हुआ, सबसे पहला पैसा आपने एक जगह रख दिया। और एक और बात इस जवाब में आई, वो जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लोगों को ये जानना जरूरी है। वो टैक्स देते हैं और उसका हिसाब सरकार ने टैक्स लगाने के बाद यह भी कहा कि हमने इस पैसे को मंत्रालयों को भी आवंटित नहीं कर पाए हम, क्योंकि मंत्रालयों की खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है। अरे भाई, जब सरकार की खर्च करने की कैपेसिटी नहीं, तो हमारी भी तो टैक्स देने की कैपेसिटी नहीं है इतनी, जितना टैक्स आप हमसे ले रहे हो। अगर आप हमसे सेस वसूल रहे हो, आपके पास उसे खर्च करने का साधन उपलब्ध नहीं है, कोई डेडिकेटेड फंड उपलब्ध नहीं है, मंत्रालयों के पास खर्च करने लायक परियोजनाएं या प्रोजेक्ट नहीं है, और आपके पास बताने के लिए हिसाब नहीं है, तो इतने सेस क्यों लगाए जा रहे हैं? ये तीन चीजें इससे
निकल कर आती हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में ये जो पूरा अपारदर्शी ढांचा है टैक्सेशन का, जिसमें जितना टैक्स आप पे करते हैं परोक्ष रूप से सरकार उससे आधा टैक्स आपकी जेब से निकाल लेती है, उसके बदले वो आपको क्या देती है इसका कोई हिसाब आपके पास नहीं है, और उसका इस्तेमाल कैसे करती है वो ये भी नहीं बताती। ये बात संसद में कंसोलिडेटेड फंड में जाके सब बढ़ जा रहा है। हाँ, और वो किस मद में कहां खर्च हो रहा है भाई? टैक्स एक ऐसी मद है कि आप खर्च करते हैं और सरकार स्वतंत्र है उसका कहां खर्च करे, क्योंकि आपने टैक्स दिया वो सरकार के। बट जब सेस लगाते हैं तो आप स्पेसिफिकली इस पे लगाते हैं ना कि स्वच्छता लाएंगे, तो आप ये दिखाइए ना कि स्वच्छता सेस से कितनी नगर पालिकाओं को पैसा दिया गया, कितनी नगर पालिकाओं में सफाई में या कितने जगह स्वच्छता सेस का इस्तेमाल हुआ। भारत के वित्तीय पारदर्शिता में जो लगातार क्षरण या गिरावट हुई है, और जो संसद को जिसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, संसद को ये सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद में वित्तीय पारदर्शिता। मतलब ये स्थिति सीधे सीधे वैसी है अंशुमन जी कि पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता किसी को। पैसा हमसे लिया जा रहा है, हाँ, पैसा हमसे लिया जा रहा है, हमारे हमें उसका क्या फायदा मिल रहा है? जो पैसा हमसे लिया गया हमें नहीं बताया जा रहा। वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये भी हमें नहीं बताया जा रहा, और वो पैसा खर्च हो ही नहीं पा रहा ये भी सरकार मान रही है। और जब सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही तो पैसा वसूल क्यों रही है? ये जवाब के 3 हिस्से हैं जो महत्वपूर्ण है समझना, और शायद आने वाले समय में जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो इस पर चर्चा होगी। लेकिन इस सूचना के बाद राज्य सरकारें जरूर इस पर प्रश्न उठाएंगी कि सरकार अगर इतना सेस वसूल रही है या निकाल रही है तो फिर इसकी हिस्सा उसमें उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो नई वित्त आयोग की रिपोर्ट और नए तरीके का ढांचा आ रहा है उसमें सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, विवाद का बिंदु यही है कि सरकार ने टैक्सेस को वहीं रखा है और सेस बढ़ाती चली जा रही है। अगली खबर हमारी अनुराग ठाकुर से जोड़ के देखिए, या तो फिच की रिपोर्ट से जोड़ कर देख लीजिए। फिच की रेटिंग्स आई हैं और अनुराग ठाकुर ने जो कहा है वो 1 मिनट बाद बता देंगे आपको। फिच की रेटिंग्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया में बैड लोन्स बढ़ सकते हैं, ऐसे लोन जो शायद कभी ना कभी एनपीए हो जाएंगे, जो लौट कर नहीं आएंगे, जिनको बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। और जहां तक बट्टे खाते की बात आती है, लोन राइट ऑफ करने की बात आती है, अनुराग ठाकुर ने ही एक दूसरे सवाल के जवाब में बताया है कि पिछले साल की पहली 3 तिमाहियों में 9 महीने 3 तिरिक 9 पहले 3 तिमाहियों में सरकार बैंकों ने लगभग 1.25 लाख करोड़ का 1,15,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया। और इधर फिच की रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं कि साहब बैड लोन्स बढ़ेंगे, बैड बैंक बनाने की बातचीत हो ही रही है। और फिच की रिपोर्ट ने ये भी कहा है, मतलब ये बात जो साफ भी है कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें जितना डिक्लाइन है उसका प्रभाव बैलेंस शीट पर कुछ दिनों में दिखाई देने वाला है। 3 बड़ी हाइलाइट्स हैं। पहली चीज तो ये समझें कि कोविड भारत से जा रहा है और बैंकों का कोविड अब शुरू हो रहा है। हम जिस महामारी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो महामारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर बैंकों के स्वास्थ्य पर अब दिखना शुरू होगा। यानी अगले 3-4 महीने बाद आपको भारतीय बैंकों पर कोविड के दौरान जो लिए गए फैसले, जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की गई, उसे दिखाई देना शुरू होगा। और शायद सरकार ने यही सोच कर समझ कर प्राइवेटाइजेशन और बैड बैंक बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि 9 महीने में हमें 1.25 लाख करोड़ के आसपास के लोन राइट ऑफ किए गए। सरकार ने संसद को बताया लोन राइट ऑफ करने में तर्क ये दिया जाता है कि लोन राइट ऑफ करने के बाद वो बैंक के बैलेंस शीट से तो हट जाते हैं, लेकिन उसकी वसूली जारी रहती है। पर उसमें कितनी वसूली हो पाती है ये पता नहीं है, क्योंकि अगर वसूली हो पाती होती तो बैंक की बैलेंस शीट में ही रहते तो वो राइट ऑफ हो जाते। तो तकनीकी बात यह है कि उसको बाहर कर दिया जाता है, लेकिन राइट ऑफ होने का मतलब कि बैंक अब दूसरे ट्रिब्यूनल और बाकी लोग उसकी वसूली करेंगे, बैंक के पास वापस आए तो आए, नहीं तो वो बैंक के हिसाब से चला गया। दूसरी चीज जो फिच की रिपोर्ट है वो 2 बड़ी बातें कह रही है। वो ये कह रही है कि जो एसेट के नुकसान, जो डूबे हुए कर्ज, जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन, जो मॉरिटोरियम डिफॉल्ट्स कोविड के दौरान हुए हैं, उनके असर आने वाले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में दिखाई देंगे। और इसके लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड डिटेरिएशन। धीमे धीमे बैंकों की बैलेंस शीट डिटेरिएट होती जाएंगी, क्योंकि इनका असर आएगा। फिच की डिटेल रिपोर्ट है। दूसरी चीज इन्होंने एक और बात कही है कि स्मॉल और रिटेल लोन्स और स्मॉल और मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज, जिन्हें कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनके कारोबार टूटे हैं, जिनकी बैलेंस शीट बुरी तरह ब्लीड हुई हैं, वहाँ से एनपीएस बढ़ने का खतरा है। और केवल फिच ने ही नहीं कहा है,
इसी साल अभी जनवरी में रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में इस साल इन बैड लोन्स 14.8% हो जाएंगे, जो डबल है पिछले साल का। तो रिजर्व बैंक को भी अच्छी तरह से पता है कि एनपीएस डबल होने वाले हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो इसमें है कि इसके साथ ही फिच ने यह वार्न किया है कि भारत में क्रेडिट की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ेगी, जो हम देख ही रहे हैं लगातार। तो जब क्रेडिट की कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी, यानी बैंकों के लिए ब्याज दर कम रखना मुश्किल होता चला जाएगा, तो उसका बैंकों की सेहत पर गहरा असर पड़ेगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिच की रिपोर्ट की रोशनी में बैंकों की सेहत को लेकर फिर चिंता शुरू हो रही है। प्राइवेटाइजेशन कितना हो पाएगा इस साल के अंत तक, कितने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा अभी स्पष्ट नहीं है। बैड बैंक को लेकर अभी नियम सामने नहीं आए हैं, लेकिन बैंकों की बैलेंस शीट्स में जो असर है या जो उनकी दरारें हैं वो सामने उभर कर सामने आ रही हैं। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, शिकायत भी कीजिएगा। मैं हूँ, साथ में अंशुमान जी हैं, कैमरे के पीछे हैं राशिद और मिथिलेश। आप ललन टॉप देख रहे थे।